तो हेलो गाइस, जैसे देख सकते हो मैं प्ले के लिए नया वाला बनवा लेके आ गया हूँ। तो यारो ये वाला स्टोरी मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था। मतलब पहले ये सुनो, अपने वर्ल्ड का एक वर्ल्ड फाइटिंग चैंपियन जिसने की मिलिट्री ट्रेनिंग से लेके जुजुत्सु, मुए थाई, कैराटे, बॉक्सिंग, सेल्फ डिफेंस, जूडो, मतलब नाम ले लो यार, जितने भी फाइटिंग स्टाइल है, जितने भी टेक्निक है, उसने वो सब कुछ सीख के मास्टरी हासिल करके एक अनडिफिटेड वर्ल्ड चैंपियन बना था। लेकिन वो कैंसर से हार के इसेकाई होके एक ऐसी दुनिया में जा पहुंचा जहाँ की ची कल्टिवेशन को सेंटर में रखते हुए सारे के सारे टेक्निक्स और फाइटिंग स्टाइल डेवलप हुए हैं। तो वैसे एक दुनिया में अपना एमसी अपने दुनिया के वो सारे एडवांस फाइटिंग टेक्निक के साथ इंटरनल ची को मिला के क्या कुछ बवाल करेगा, ये हम लोग की स्टोरी में देखने को मिलेगा। इसलिए मतलब और बिना कोई बकवास ना करते स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमारे एमसी को फाइटिंग करते हुए दिखाते हुए उसके मन की बातों को दिखाया जाता है, जहाँ की हर कोई अपनी जिंदगी को लेके एक ड्रीम, एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव की तरह भागते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, पैसा, पावर, ट्रूथ। उसी तरह अपना एमसी भी एक सिंपल मैन था जिसने की अपनी पहले जिंदगी में स्ट्रेंथ के पीछे भागा था और दूसरे जिंदगी में भी वो स्ट्रेंथ के पीछे ही भाग रहा है। इसी के साथ साथ हमारा एमसी जो बंदलों को धो रहा था ना, वो लोग बात करने लगते हैं किस तरह अपने एमसी स्ट्रेंज मूवमेंट का इस्तेमाल करके उन लोग को मारे जा रहा है। तो सारे के सारे चुनमुन्नो एक साथ अटैक करो उसके ऊपर, ये बोल के जब अपने एक्स वाला बंदा अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है ना, तब अपना एमसी तुरंत एक कैपेबरा फाइटिंग स्टाइल का किक मुंह में दे मारता है, जिसके बाद ही चारों ओर से अपने एमसी के ऊपर ये सारे के सारे बंदे अटैक कर देते हैं। यह बोलते हैं कि अगर हम लोग एक साथ इसके ऊपर अटैक करेंगे ना एक ही वक्त पे, तब ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके जवाब में अपने एमसी ताइक्वांडो का बेसिक रैपिड किक मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों का एक साथ अटैक करने का प्लान वहीं पे वेस्ट हो गया। लेकिन अब इसके बावजूद भी वो लोग काफी ज्यादा नंबरों में थे, तो इसलिए वो लोग एक और बार अटैक करने थे, जिसके जवाब में फिर से अपने एमसी कैपेबरा टेक्निक का इस्तेमाल करके इन लोगों को अच्छे से धो के टोंड मारते हुए कहता है कि सालो तुम लोग के पास का इतना ही दम था। मतलब मैं ठहरा नॉर्मल बंदा जो कि अपनी बिजनेस में बेस्ट था, लेकिन तुम लोग जानबूझ के फाइटिंग मोड लेके इस तरह मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। ये बोलते हैं अपना एमसी इस बार इन लोग के ऊपर चार्ज कर देता है, जिस चीज को देख के ये बैंडेड जैसे दिखने वाले बंदे लोग भागते, मतलब कहने लगता है कि अपने एमसी का उस तरह के स्ट्रेंज मूवमेंट के साथ फाइट करना ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि एक साला मॉन्स्टर है। भागो रे यहाँ से सर के सारे बंदे। जिस बात को सुनने से पहले ही सर के सारे बंदे भाग रहे थे, लेकिन अब यह बंदा शायद इन लोग का बॉस था, जो कि भागा नहीं बल्कि जो बंदा कह रहा था ना भागो, उसको एक तेज चमाड़ मारता है। तो अब यह बोलने के साथ साथ ही अपने ये बंदा और अपने एमसी आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ही अपने बॉस टाइप वाला बंदा कहने लगता है कि अपने एमसी एक स्ट्रेंज, एक अजीब तरह के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इस तरह के डिसऑर्डरली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके कभी भी एक मार्शल आर्ट मास्टर को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मार्शल आर्ट मास्टर का जो ट्रू एसेंस है वो इंटरनल आर्ट में रहता है। तो बच्चे मुझे दिखाने दे एक सिंपल इंटरनल आर्ट का मार्शल आर्ट तेरा क्या हालत बनाता है। ये बोलने के साथ साथ ही अपने बॉस टाइप बंदा ब्लैक ब्लैक सा इंटरनल एनर्जी को निकलते है अपने एमसी की तरफ चार्ज करते हुए कहता है कि बच्चे इसे जरा ब्लॉक करके दिखा। ये बोलने के साथ साथ ही वो इंटरनल आर्ट का वन शॉट स्टाइल अपने एमसी के ऊपर जब मारता है ना, तब अपने एमसी सिंपल एक बॉक्सिंग टेक्निक का साइड में हट के अपरकट मारता है, जिसको बॉक्सिंग में नाम दिया गया है क्रॉस काउंटर, जो कि वही सामने वाला बंदे के अटैक करने के वक्त ही एक काउंटर अटैक का ओपनिंग बन जाता है, जिसका ही फायदा उठाते हैं अपने एमसी इसके ऊपर मुक्का मार के कहता है कि अबे क्या बकवास कर रहा है। ये बोलने के साथ साथ ही शायद वहाँ पे अपना बॉस टाइप बंदा बेहोश हो जाता है, क्योंकि वहां से सीन सब के हम लोग हमारे एमसी के प्रीवियस जिंदगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की वही अपने एमसी को मिस्टर परफेक्ट कहा जाता था और अपने एमसी का प्रीवियस जिंदगी का नाम कोंग संगयक था, जो कि एक लेजेंडरी विनिंग रिकॉर्ड को होल्ड करता था। मतलब 432 विन और सिर्फ 18 लॉस के साथ उसको मिस्टर परफेक्ट डिफेंसर भी कहा जाता था, जो कि लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एनएनए फाइटिंग चैंपियन यहाँ रखा गया है। मतलब समझ रहे हो ना। तो मतलब उस चैंपियनशिप का लॉन्गेस्ट चैंपियनशिप होल्डर भी है, जो कि वो वाला जो मैच दिखाया गया था उस मैच के बाद अनाउंस करता है कि यह वाला मैच उसके कैरियर का लास्ट मैच होगा। जिस बात को सुन के सारे रिपोर्टर पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों है, कि जो रूमर्स चल रहा है मिस्टर परफेक्ट की हेल्थ दिन में दिन बिगड़ते जा रहा है, ये क्या सही है? जिसका जवाब ना देते हुए अपने एमसी मिक्स्ड मार्शल आर्ट की इस कैरियर को, जो कि उसने पूरे 30 सालों तक मेंटेन रखा,
उसको वो गिव अप कर देता है, क्योंकि पहले मैंने जैसे कि बताया कैंसर की वजह से, जो कैंसर एक लंग कैंसर है और मतलब कोई एक कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मतलब समझ लो कैंसर की वजह से। तो यहाँ अपने एमसी मन में सोच रहा है कि वो बचपन से ही मार्शल आर्ट की दुनिया में एक गॉड गिविंग टैलेंट दिखाया था सबको, जिसकी वजह से वो ना बल्कि वेरियस काइंड ऑफ मार्शल आर्ट फाइटिंग स्टाइल को सीखा, बल्कि उसके अंडर टाइटल चैंपियनशिप की ट्रॉफी की झड़ियां पड़ गई और वो एक्चुअली इस चीज को लेके खुश भी था। लेकिन अब यहाँ जब उसने कैंसर की वजह से रिटायरमेंट ले लिया ना, तब वो मतलब खुश नहीं है। उसका दिल तो कर रहा है कि वो अभी भी एरिना में जाके उन मूवमेंट को जीना चाहेगा, लेकिन अब यहाँ उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो वो जिए किस लिए? जो वो अपने एक ड्रीम के पीछे भाग रहा था, उसको काफी हद तक उसने हासिल भी कर लिया था, लेकिन अब यहाँ उसको वो ड्रीम भी चला गया, उसका शरीर भी और वो खुद भी, क्योंकि अपना एमसी हमेशा से अकेला था और अभी भी वो अकेला ही है और वो अकेला ही मरा भी। जिस सीन के बाद ही हम लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन दिखाया जाता है, जहाँ के हम लोग को बताया जाता है एंडलेस वॉर और कियोस को जंग किंगडम नाम के एक किंगडम ने पूरी तरह से शांत कर दिया, अपने पूरे कॉन्टिनेंट को एकजुट करके उसके ऊपर राज करके। तो इस जंग किंगडम ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो पूरे कॉन्टिनेंट को एकजुट करने में कामयाब रहा? तो उसका वजह वैसे बताए एक फैक्ट है कि बोधि धर्मा इंडिया से चाइना में जाके मार्शल आर्ट सिखाया था। इस चीज के बारे में मैंने कई सारी स्टोरी में पहले ही बताया है, तो आप उन स्टोरी को भी जाके देख सकते हो। लेकिन अभी इस वाले स्टोरी में उसी चीज को बेस बना के हम लोग को बताया जाता है किस तरह ये जैन किंगडम उस वक्त पे उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, नेशनल स्ट्रेंथ और सारे किंगडम से काफी कम भी था। इसके बावजूद भी ये जैन किंगडम इन दी एंड जीतने की वजह कोई बोधि धर्मा जो कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल आर्ट इन लोगों को सिखाया था, उस शिक्षा को लेके इन बंदों ने अपना सेक्ट बनाना शुरू कर दिया था, जिन सेक्ट्स को बाकी सारे जो ताकतवर किंगडम्स थे वो डरा के रखते थे। इन मार्शल आर्ट को, कल्टीवेशन टेक्निक को आगे किसी को पास ऑन करने नहीं देते थे, लेकिन इसके बावजूद जिन लोग को पास ऑन किया जाता था उन लोगों पर लुक डाउन किया जाता था, उन लोगों को मारा जाता था बिना किसी वजह के। मतलब वो लोग अचानक से समाज का निचले स्तर का बंदा बन गया था, जिन्हीं बंदों को ये जैन किंगडम और जैन किंगडम का किंग खुले आम से एक्सेप्ट किए, उन लोग को सपोर्ट किए, जिसके बाद ही अचानक से इस जैन किंगडम का स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गया किसी भी और किंगडम से। तो इसी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जैन किंगडम ने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को एकजुट करने के बाद इंपीरियल फैमिली के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट भी साइन कर दिया, जिसके बाद ही मुरिम वर्ल्ड का गोल्डन एज शुरू हो गया। लेकिन अब इसके बाद भी ओकेजनल वॉर होता रहता है। डिमोनिक कल्ट, रिलीजियंस, मुरिम वर्ल्ड, ऑर्थोडॉक्सी, जो कि अपने आप में एकदम एक पेचीदा और एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इनको लेके तो थ्रू आउट द हिस्ट्री प्रॉस्पेरिटी और वॉर का ये सिलसिला इंटरट्वाइन होके एक साथ साथ ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब वो केओस नहीं था जिस हिस्ट्री को ही अपना छोटा एमसी रिवॉर्न होने के बाद यहाँ पे पढ़ रहा था। तो इस वाले बुक को भी पढ़ के साइड में रखते हुए अपने एमसी कहने लगता है कि किस तरह इस इंटरनल आर्ट के बारे में पढ़ के मतलब वो अमेज हो जाता है, जिस कारण यहाँ वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले यहाँ पे अपने एमसी का नाम लेते हुए, जो कि यंग मास्टर यंग हेड है, तो इसका मैं यंग कहूंगा। तो अपने यंग को ये मेट कहने लगते है कि यंग मास्टर, मैंने आपको कहीं बार बताया है कि आप अगर यहाँ चोरी छुप के आएंगे ना, तो लॉर्ड अगर इस चीज का बारे में जानेगा तो वो हम लोग को डांटेगा। तो प्लीज जब भी आप यहाँ आएंगे ना, तब हम लोग को बता दीजिएगा। जिस चीज सुनकर उससे अपने यंग कहता है कि माफ करना, मैं बस थोड़ा सा क्विकली कुछ जानना चाहता है, इसलिए यहाँ बिना आपको बोले आ गया था, लेकिन खैर मैं आज भी खेलने के लिए जा रहा हूँ तो आने में लेट हो जाएगा। ये बोल के अपने यंग वहाँ से भागते वक्त पीछे से अपने मीट कहने लगता है कि यंग मास्टर, आपको डिनर होने से पहले वापस आना पड़ेगा। जिसके जवाब देते भागते हुए अपने एमसी कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने मीट खुश होते हुए कहता है कि इस उम्र के बच्चे के पास सच में कितना ज्यादा एनर्जी रहता है नहीं? मैं तो हमेशा फिक्र करता हूँ जब यंग मास्टर बाहर जाते हैं, कहीं मतलब वो कहीं ट्रबल में ना जाए। जिस चीज को सुन के आप अपना एक गार्ड क्रीपी सा स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी फिक्र होता है कि गोल्डन टाइगर हॉल का एक यंग मास्टर अगर किडनैप हो जाए तो मतलब कुछ ज्यादा ही पैसे में वो बिकेगा या रैंसम मिलेगा, मतलब क्रीपी तरीके से कहता है। जिस बात को छोड़ के इस तरह अपने यंग की तरफ है, जो कि स्टेचिंग कर लेने के बाद शैडो बॉक्सिंग की शुरुआत करता है। ऐसे कि वो खुद को इमेजिन करता है वो एक एरिना में है, अनाउंसमेंट चल रहा है
किस तरह वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। आज वो दुनिया को किस तरह एक और बार एक चैलेंजिंग मैच दिखाने वाला है, जिसी के साथ साथ एरिना में अपने शैडो बंदा आ जाता है और फाइटिंग की शुरुआत भी हो जाता है, जहाँ की अपना शैडो गाय एक ऐसा मुक्का मरता है जिस मुक्के को डॉच करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वो डॉच कर लेने के बाद इसके बैलेंस को बिगड़ने के बाद ही उसको एक स्ट्राइक करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसलिए अपने यंग इस शैडो गाय के पैर में किक मारता है, लेकिन उस तरफ भी अपने शैडो गाय अपने बैलेंस को संभालने के लिए नीचे झुक जाता है, जिस चीज को देख के अपने यंग को लगा कि वो शैडो गाय एक टैकल करने वाला है, लेकिन तभी अपना वो शैडो गाय नीचे से एक अपर कट वाला मुक्का चलाता है, जिसको भी बाल बाल डॉच करते हुए अब रियल लाइफ में भी वो पीछे हट जाता है। उसके बाद हम लोग को देखा जाता है किस तरह शैडो बॉक्सिंग करते हुए अपना यंग को ये गार्ड वाला बंदा देख के मन में सोच रहा है कि यंग मास्टर खुद के साथ ही लड़ रहा है क्या, मतलब एक करने की कोशिश कर रहा है। जिसके जब में उस तरफ नीचे अपना यंग इस पेड़ को एक लात मार के तोड़ देता है, जिस पेड़ में एक्चुअली वो अपना गार्ड वाला बंदा बैठ के अपने यंग को और मतलब स्पाइंग कर रहा था, लेकिन इस तरफ अपने यंग की तरफ थे जो कि इस पेड़ को एक लात में मार के इस तरह टूटवा देने के बाद कहता है कि साला ये इंटरनल है क्या, मतलब बवाल चीज है बे, मैं बस 9 साल का हूँ जिसके पास इतना ज्यादा ताकत आ गया है। ये बात बोलने के बाद ही आपने यंग मन में सोच रहा है कि पूरे 9 साल हो गए जब से उसने इस मूरिम वर्ल्ड में रिबॉर्न हुआ है। वो तो कभी कभार सोचता है क्या वो वर्ल्ड एक ड्रीम था या रियलिटी था, मैं अब जो हूँ ये क्या मैं रियल हूँ या वो मेरे पास्ट लाइफ में जो था वो मैं रियल था। इन सवाल का वो आंसर तो नहीं दे पाता, लेकिन वो काफी ग्रेटफुल है कि वो इस तरह के एक मुरीम वर्ल्ड में रिबॉर्न हुआ है, जहाँ की लोग इन दी एंड मार्शल आर्ट को ही परसू करेगा। तो वो इस वाले लाइफ में वो सब कुछ अचीव करने के बारे में सोच रहा है जो चीजें वो पहले जिंदगी में अचीव नहीं कर पाया था, क्योंकि ये मुरीम वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ का स्ट्रेंथ थी, सब कुछ है। इसके अलावा वो किसी चीज से इस दुनिया में बंधा नहीं रहेगा, चाहे वो हमारे दुनिया के सारे लॉस हो या इंटरनल आर्ट की ना होना हो। यहाँ वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से अपने नाम को पूरी दुनिया में सोने के अक्षर में लिखाएगा। तब इस मन की एम्बिशन का बात को छोड़ के बाहर रियलिटी में थे, जहाँ की अपने स्पाई पेड़ के नीचे मतलब गिर के टहनी और पत्तियों से बाहर आते कहता है कि ये नामुमकिन है, एक बच्चे के पास इतना ज्यादा ताकत। जिस बात सुन के उस तरफ यंग इसके सामने आके कहता है कैसा लग रहा है मेरे को देखने वाले एक बंदे है, तब बता मेरे ऊपर तो स्पाइंग क्यों कर रहा था रे। जिसका जब मैं अपना गार्ड कहता है कि उसके फादर ने कहा था तो वो ऑर्डर को डिनाई नहीं कर सकता है। जिस सुनकर उस तरफ अपना यंग कहता है कि तो फिर तूने मेरी ट्रेनिंग को देख लिया। हाँ, जिस सुनकर उस तरफ अपने गार्ड एपोलॉजी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ तो अपना यंग मन में सोच रहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड का शैडो बॉक्सिंग वो जो टेक्निक जिसका से वो अकेले मतलब स्पारिंग की प्रैक्टिस करा था, उस चीज को देख के इस मूरिम वर्ल्ड के लोग क्या कुछ कहेंगे मतलब उसे अभी पता नहीं है। जिस बात को छोड़ के हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ये जो गोल्डन टाइगर वॉल है ये टॉप 10 के लास्ट नंबर पे यानी कि 10th नंबर पे मर्चेंट्स लोग का क्लैन है। इसके बावजूद भी सेंट्रल प्लेन के बिजनेस वर्ल्ड में अपने गोल्डन टाइगर वॉल काफी ज्यादा अच्छा रेपुटेशन रखता है, क्योंकि इनके क्लैन काफी जेनरस है और ऑर्थोडॉक्सी के हर एक रूल को काफी अच्छे से फॉलो भी करता है। जिसका हम लोग को देखा जाता है गोल्डन टाइगर वॉल के लीडर को यानी कि अपने यंग के फादर को, जिसका नाम वही यंग चेहो है। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है किस तरह अपने यंग के 2 बड़े सिस्टर है और वो लास्ट एकलौता सन है गोल्डन टाइगर वॉल के लीडर का, जो इन्वायरमेंट के साथ साथ ही हम लोग को दिखाया जाता है किस तरह अपने यंग को उसके फादर डांट रहा है ये पूछ के कि मैंने सुना तू किसी स्ट्रीट थग्स के मार्शल आर्टिस्ट को प्रैक्टिस कर रहा है। जिसका जब में उससे अपने यंग कहता है कि कौन थग्स लोग की मार्शल आर्टिस्ट, नहीं मैं तो नहीं सीख रहा था। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने यंग का फादर एकदम भर के कहता है कि झूठ मत बोल, इस तरह मुंह के सामने सीधा सीधा झूठ मत बोल। मैंने सुना तूने जमीन में लोट पोट के ये वो करके मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है। उस तरह का मार्शल आर्ट स्ट्रीट के थग्स लोग चोर लोग यूज करते हैं। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने एकदम सीरियस होकर कहता है बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फेस लेके कि वो सारे मार्शल आर्ट एडवांस मार्शल आर्ट है जिसको उसने बचपन में एक बुढ़े से सीखा था, जो बुढ़ा एक लेजेंडरी मास्टर भी है। और ये सारा मार्शल आर्ट अपने यहाँ का एक्सक्लूसिवली फाइटिंग मार्शल आर्ट भी बनने वाला है फ्यूचर में। तो अब इस बात सुनकर उस अपने यहाँ का फादर एकदम और भी ज्यादा भर के कहता है कि अबे मेरे बेटे अगर तेरे को झूठ कहना है ना तो जरा इधर उधर के बात को घुमा के करता,
इस तरह स्ट्रेट झूठ बोल के तू क्या सोच रहा है तू बच जाएगा। जिस बात सुनकर उस तरह अपनी यंग भी सोचता है कि अरे धत, मुझे लगा मेरी स्टोरी को सुन के सच में मान जाएगा कि मुझे सच में एक लेजेंडरी मास्टर मिला था। लेकिन कह रहा उस तरह बात है जाके अपने यंग का फादर उसे कहता है कि अगर अपने यंग को मार्शल आर्ट सीखना ही है तो वो क्यों ना मांडुआ सेक्ट के एक वो डिसाइपल बन जाए। वैसे भी मांडुआ सेक्ट करीबी पड़ता है। जिस बात सुनकर उस तरह फिर से अपने यंग डिनाई कर देता है कि वो उस तरह के किसी सेक्ट में ज्वाइन होने वाला नहीं है। वैसे भी उसने जो मार्शल आर्ट को सीखा है वो सारे मार्शल आर्ट एक एडवांस मार्शल आर्ट है। तब इस वजह सुनकर उस तरह अपने यंग का फादर भी लाइक अरे अरे मेरा बच्चा तो कान में बैठ के कान में मतलब समझ रहे ना वो कर रहा है। लेकिन अब उस रिएक्शन को छोड़ के इस तरह अपने यंग का फादर मन में सोच रहा है कि मेरा बेटा उस तरह के रिडिकुलस मार्शल आर्ट के साथ की ऑब्सेस्ड हो गया, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे उसे सेक्ट में भेजना ही पड़ेगा। यह सोचने के बाद बाहर अपने यंग का फादर यंग को कहता है कि वो कुछ ही बात सुनने वाला नहीं है, 10 दिन बाद वो मांडवा सेक्ट में जा रहा है, यह बात फाइनल है। जिस का उस तरह अपने यंग कहता है कि फादर मेरे साथ आप एक पेट लगा लीजिए। मांडवा सेक्ट के मेरे एज का कोई भी बच्चा एक प्रोमिसिंग अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बच्चा मेरे से स्पारिंग में अगर जीत जाए ना तब मैं कुछ भी ना बोल के आपके हर एक बात को मानूंगा, लेकिन अगर मैं जीत जाऊं ना तब मेरे ट्रेनिंग में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिस बात को सुनकर उस तरह अपना ये यंग का फादर भी लाइक मेरे जाल में ये बकरा फंस गया। इसलिए बाहर कहता है कि अगर मैं जीता तो तू मेरे हर एक बात को मानेगा। हाँ तेरे को पता है ना एक मैन का वर्ड उतना ही वैलिड होता है जितना एक बॉन्ड होता है। जो बात दोनों ही एक साथ कहता है। इसके बाद अपने यंग का फादर मन में सोच रहा है कि मेरे इस नाई बेटे को पता ही नहीं है उसका मैच किसके साथ होने वाला है। मैं जिस बच्चे को बुलाने वाला हूँ ना वो मांडवा सेक्ट का फास्ट एल्डर का डिसाइपल है जो कि प्लम बसम शॉट टेक्निक के एक वॉरियर है और कहा जाता है वो इतना ज्यादा स्किल है कि एक फास्ट रेड का वॉरियर भी उससे जीत नहीं सकता है। जिस सीन के साथ साथ ही हम लोग इस बंदी के स्पारिंग मैच को देखा जाता है जो कि हो रहा था मानवा सेक्ट में, यानी कि यही बंदी प्लम बसम वॉरियर का और मानवा सेक्ट का फास्ट एल्डर का डिसाइपल है जो कि उससे बड़े सीनियर ब्रदर से स्पारिंग में जीत जाता है। तो इस चीज को देख के उस तरफ सीनियर कहने लगता है किस तरह अपने बंदी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रहा है। जिसके जब में उस तरफ अपने बंदी कहती है कि शुक्रिया सेना ब्रदर, मैं और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। जिन बातों को सुन के उस तरफ इस तरह मतलब खुश होते देख के अपने डिसाइपल को अपने प्लम बसम वॉरियर मन में सोच रहा है कि इस बंदी के पास ना बल्कि टैलेंट है बल्कि गुड पर्सनैलिटी है, गुड लुक्स है, उसे मतलब विश्वास नहीं हो रहा है इस जैसे बच्ची उसका डिसाइपल है। तो मतलब ऐसे ही होता है एक फादर एंड डॉटर का रिलेशनशिप। तो अब ये बात वो अपने मन में क्यों सोच रहा है इसके बारे में हम लोग को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में पता चलता है क्या कि ये बंदा मांडवा सेक्ट में हमेशा से ट्रेन किया है, प्लम बसम वॉरियर का टाइटल भी हासिल किया है और मांडवा सेक्ट के लिए कई सारे सक्सेसर डिसाइबल को भी ट्रेन किया है। तो इन सारे कामों के अचीवमेंट के बीच उसका भी किसी लड़की से डेट करने का मौका नहीं मिला और अभी उसका एज भी निकल चुका है। तो अभी इस उम्र में वो एक ऐसा परफेक्ट बच्ची को देख के बड़ा ही खुश से अपनी डॉटर की तरह ट्रेन कर रहा है। लेकिन अब आते हैं गुड इन्फॉर्मेशन की तरफ जहाँ की अपने प्लम बसम वॉरियर अपने यंग के फादर का फ्रेंड है जो कि उसको डिसाइपल को ले जाके अपने यंग को अच्छे से पिटवाने वाला है। इसलिए उस तरफ जब अपने प्लम बसम वॉरियर अपने डिसाइपल को कहता है कि वो माउंटेन से नीचे जा रहा है, जिस बात सुनकर उस तरफ बंदी एकदम खुश हो जाता है कि उसे स्वीट खाने को मिलेगा। वह अपनी इस बंदी को स्वीट खाना काफी पसंद है। इस बात सुनकर उस तरफ अपने प्लम बसम वॉरियर कहता है कि सिर्फ उसे स्वीट खाने को नहीं मिलेगा बल्कि बहुत सारे डिलीशियस खाना भी मिलेगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि उसका फ्रेंड का बच्चा किसी स्ट्रीट थग के थर्ड रेड मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कराए तो उसे पीट के अच्छे से समझाना पड़ेगा कि उस तरह के मार्शल आर्ट सीख के वो कुछ भी हासिल करने वाला नहीं है। तो वैसा वो कर पाएगा ना क्योंकि उसके फ्रेंड का जो बच्चा है उसका उम्र और इसका उम्र सेम ही है। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने बंदी एकदम खुश हुए कहता है कि हाँ मैं डंपिंग आई मीन मैं आपके फ्रेंड के बच्चों को अच्छे से समझा दूंगा कि असली मार्शल आर्ट किसे कहते हैं। तो इस सीन के बाद ही कुछ दिनों के बाद हम लोग को देखते गोल्डन टाइगर वॉल के मैनर के अंदर कई सारे बंदे आ रहे बात कर रहे किस तरह आज उनके लॉर्ड और माउंडवा सेक्ट के प्लम बसम वॉरियर के पहले डिसाइपल के साथ एक स्पारिंग होगा। तो लोग बात कर रहे कि कौन जीतेगा क्योंकि जितना उन लोग को पता है अपने यंग किसी थर्ड रेड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो अपने यंग के पास कोई चांस ही नहीं है।
कि वो प्लम बसम शॉर्ट सेक्ट के एक डिसाइपल के साथ जीत जाए। जिन्हीं बातों को सुनते हुए इस तरह अपना यंग का फादर मन में सोच रहा है कि मैं ऑब्वियसली ये नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे को कोई चोट वगैरह लगे, लेकिन साला के एक बार पब्लिकली ह्यूमिलिएट होने दो, तब इसको पता चलेगा कि ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड, मार्शल आर्ट वगैरह कितने खतरनाक चीज है, और मतलब खुद को एकदम ऊंचा समझना बंद कर देगा। जिन्हीं बातों को भापते हुए इस तरफ अपना यंग सोच रहा है कि फादर कम से कम अपने एक्सप्रेशन को तो छुपा लो, आपको देख के पता चल रहा है आपकी इनर बात क्या है। लेकिन अब इस चीज को छोड़ के उस तरफ अपने प्लम बसम बॉडीगार्ड उसके डिसाइबल्स आके ग्रीटिंग्स वगैरह पेश करते हैं, किस तरह वो लोग कल ही आ गए थे, आज रेस्ट करके मैच के लिए आ चुके हैं। जिस बात को सुन के और इस बच्ची को देख के अपने यंग कहता है कि अबे ये तो बच्ची है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग का फादर भी लाइक अबे तू भी बच्चा है। खैर उस तरफ ग्रीटिंग्स वगैरह कर लेने के बाद इन दोनों को स्पारिंग के स्टैंड में खड़ा कर दिया जाता है, और रेफरी के तौर पे अपने प्लम बसम बॉडीगार्ड इन लोग को रूल बताता है किस तरह एक स्पारिंग है, लाइफ एंड डेथ की कोई लड़ाई नहीं है, तो यहाँ पे कोई असली वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई बेहद बड़ा इंजरी नहीं दिया जाएगा। बस स्पारिंग में कोई अगर अपना हार मान ले तो ये मैच खत्म हो जाएगा, या नहीं तो अगर बंदा गिर जाए और उठ ना पाए तब ये मैच खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे लगे तुम में से किसी को भी कोई अगर एकदम खतरनाक वाला इंजरी होने वाला है तब मैं मैच को रोक दूंगा। तो अब इसी बात के साथ मैच की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैच की शुरुआत में अपना बंदी खुद का नाम बताता है, वो कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करने वाला है वो बताता है, वो असली शॉट इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो भी बताता है, एकदम एक अच्छी बच्ची की तरह। जिन बातों को सुन के उस तरफ अपने यंग रेसलिंग वाला पोज लेते हुए कहता है कि मेरा नाम यंग है, चलो मैच की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने बच्ची फाइटिंग स्टैंड को लेके वही मतलब बार करते हुए आगे बढ़ते मन में सोच रहा है किस तरह अपने यंग का फाइटिंग स्टैंड एकदम ही अजीब है, उसके ऊपर से उसका ये एटीट्यूड कोई मतलब बेसिक एटिकेट्स भी उसने नहीं दिखाया, वो क्या मुझे देख के लुक डाउन कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो इस बंदे को बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। ये सोचने के बाद ही बाहर अपने बच्ची 6 कॉम्बिनेशन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने यंग के ऊपर बार कर देता है। आगे ये सोचते है कि वो बाइंडिंग बाइंड्स का इस्तेमाल करके अपने यंग के सारे मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। उसके बाद जब अपने यंग के पास कहीं पे जाने की कोई मौका नहीं मिलेगा तो वो सिंपली अपने यंग को फिनिश कर देगा। लेकिन इस तरफ अपने यंग सीधा अपनी इस बंदी के ऊपर चार्ज कर देता है, जिस चीज को देख के उस तरफ अपने बंदी और भी खुद को ज्यादा शाबाशी देती है। मन में सोच रहा है कि ये बच्चा है यार जो कि ब्लाइंडली मेरे को ऊपर चार्ज कर रहा है, मैं तो इस मैच को इसी बार में खत्म कर दूंगा। मुझे कम से कम लगा ये बच्चा कोई फुटवर्क तो दिखाएगा, लेकिन अगले पल जैसे अपने यंग ने रेसलिंग का मूव लगाया था उसने वही रेसलिंग का बेसिक टैक्टिक का इस्तेमाल करके अपनी इस बच्ची को नीचे गिरा देता है। जिस चीज को देख के उससे अपने बंदी कहती है कि यह कोई फाइटिंग मार्शल आर्ट नहीं है, तू तो जस्ट स्ट्रीट फाइटिंग कर रहा है। जिस बात से मैं उस तरफ अपने यंग मुक्का मरते कहता है कि अपना मुंह बंद रख, एक फाइट में जीतना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। यह बोलने के साथ साथ ही अपने यंग के पास्ट के जिंदगी कुछ बातों को देखा जाता है, जहाँ की उसका नाम मिस्टर परफेक्ट टेनिस इसलिए पड़ा क्योंकि उसने हर एक वेट क्लास में चैंपियनशिप को हासिल किया है, यानी कि उसने हर एक वेट क्लास को कॉन्कर किया है सिर्फ अपने ओपोनेंट की वीकनेस को ढूंढ के डिफीट करते हुए, जो कि इन दी एंड उसे अपने ओपोनेंट से ज्यादा ताकतवर बना देता है। वही चीज उसने यहाँ भी किया, अपनी इस बच्चे के वीकनेस को ढूंढ के। ये जो मुक्का मारा एक्चुअली ये मुक्का अपनी इस बंदी के चेहरे पे नहीं मारा, क्योंकि यार वो जैसे कि देख सकते हो इस मुक्के का फोर्स की वजह से जमीन का क्या हालत हुआ है। तो बेसिकली यहाँ मैच तो खत्म हो गया। जिस चीज का जब अपने यंग कहता है कि वो जीत गया, तभी उस सबसे उसका फादर कहता है कि अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू जीत कर कह रहा है, तूने ना बल्कि स्पारिंग को एकदम मेस्ड अप कर दिया, बल्कि सीधा स्ट्रीट फाइट का इस्तेमाल किया है तूने। लेकिन अब इसके जवाब में उस अपने यंग कहता है कि हाँ लेकिन ये बुरा चीज क्यों है, जब तक कोई भी बंदा अपने टेक्निक में विश्वास रख के प्रैक्टिस करके इनलाइटमेंट हासिल करे तभी उसका मतलब मार्शल आर्ट कहा जाता है ना। जिस बात को सुन के उस तरफ आप अपने प्लम बसम बॉडीगार्ड भी मन में सोच रहा है कि अपने यंग जो कह रहा है वो झूठ नहीं है। इसके अलावा अपने यंग के इतनी सी एज में वो जो अपने इंटरनल एनर्जी को इतना अच्छे से कंट्रोल कर रहा है ना, एक अपने आप में अचीवमेंट है। लेकिन वो ऐसा मार्शल आर्टिस्ट इस फाइट को एक्नॉलेज नहीं कर सकता है कि एक स्पारिंग है, इसलिए अपना प्लम बसम बॉडीगार्ड आगे आके कहता है कि यंग तू जो मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है ना, वो मार्शल आर्ट ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट नहीं है, उसको डेमोनिक कल्ट के मार्शल आर्ट कहा जाता है। और मार्शल आर्ट सिर्फ स्ट्रेंथ के पीछे भागने के लिए नहीं होता है, तेरे को पता है ना, यही मार्शल आर्ट अपहोल्डिंग सिविलिटी के लिए भी होती है और
माइंड एंड बॉडी को रिफाइन करने के लिए भी होती है। जिन बातों को सुन के उस तरफ अपने स्पारिंग को देखने वाले बुढ़े लोग भी कहने लगते कि किस तरह अपना प्लम बसम वॉरियर एकदम ही सही बात कर रहा है। मार्शल आर्ट का अगर इस्तेमाल स्ट्रेंथ को सीख करने के लिए किया जाता तब मतलब हमारे वो अनऑर्थोडॉक्स और वो डिमोनिक कल्ट में क्या फर्क रह गया, जो कि किसी को मर्डर करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन अब उस तरह अपनी एम की तरफ बताए जो कि अपने इस प्लम बसम वॉरियर को कहता है कि तो फिर आप मुझे इन दो बंदों का डिफरेंस बताइए, जिनका मैंने हिस्ट्री बुक में पढ़ा था कि कुछ डिकेड्स पहले एक इनडिस्ट्रक्टिबल डीमन हुआ करता था जो कि मुरीम वर्ल्ड में फेमस हुआ था बस अपने मर्डर और ब्लड थर्स्टी नेचर की वजह से, जो कि एक्चुअली ट्रेन हुआ था कम्प्लीटली ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के वे में। लेकिन उसके जगह अभी का एक बंदे को अनऑर्थोडॉक्स गैलन किंग कहा जाता है, जो कि अपने सारे के सारे मार्शल आर्ट और सारा उसका वे अनऑर्थोडॉक्स ही था। लेकिन उसने अपना नाम बनाया ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में ही रहते हुए। सारे वो सिविलरिस वे से अपहोल्डिंग जस्टिस, बुराई को खात्मा करके कमजोरों को बचाना, ये चीजें ही तो रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को। तो वैसा एक बंदा जिनको हम अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं, उस बंदे ने ऐसा कैसे किया जबकि उसकी जगह हमारे ऑर्थोडॉक्स वे में ट्रेन होने वाला एक बंदा मुरीम हिस्ट्री में फेमस हो गया सिर्फ अपने मर्डर और ब्लड थर्स्टी नेचर की वजह से। तो अगर इन दो बंदों का कंपैरिजन जब अपना यंग इस अपने प्लम बसम वॉरियर के सामने रखता है ना, तब अपना प्लम बसम वॉरियर कुछ क्या ही नहीं पता, क्योंकि ये बात उसको ही पता है कि अपना यंग अब जो कह रहा है ना वो बात एकदम ही सही है। 80 साल पहले एक बच्चा जो कि मार्शल आर्ट में इमेंस टैलेंट रखता था, वो ऑर्थोडॉक्स वे में ट्रेन हुआ एक सिविलरिस जस्टिस को होल्ड करने वाला मार्शल आर्ट भी बनने वाला था। लेकिन उसने एक सीक्रेट मैनुअल को प्रैक्टिस करते वक्त जो मैनुअल ह्यूमन डिजायर और नेचर को ओवरकम करना सिखाता है, उसको ही गलत इंटरफेयर करके अपने अंदर मौजूद हिडन ब्लड थर्स्टीनेस को एकदम ही अवेकन करके अपने सारे टेक्निक्स को डिमोनिक आर्ट में कन्वर्ट करके एक बेहद ही पावरफुल इनडिस्ट्रक्टिबल डीमन बन गया, जो कि आगे जाके काउंटलेस इंसानों की जान ले ली। उसी जगह अपने जो अनऑर्थोडॉक्स गैलन किंग जिसका कहा जाता ना, वो वैसे अनऑर्थोडॉक्स वे में गली का स्ट्रीट थग हुआ करता था, मतलब छोटा मोटा गुंडा जो कि मार्शल आर्ट को परसू करके स्ट्रेंथ को हासिल किया। उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके कमजोरों को, नॉर्मल इंसानों को बचाया, जो करते करते वो टॉप 100 मार्शल आर्ट मास्टर से भी एक मास्टर बन गया। और उसका इज्जत नॉर्मल लोगों में कुछ ज्यादा ही है, इसलिए उसका एक फेमस नाम भी पड़ गया, जो कि है ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का एक्सेंट्रिक किंग। टेवारो इन सारे बातों को उस तरफ अपना प्लम बसम वॉरियर मन में सोच रहा था, जिस वजह से वो कोई बात नहीं करता। तो इसलिए इस तरफ अपने यंग कहता है कि मेरा मानना सिंपल है, कोई भी बंदा ऑर्थोडॉक्स वे से मार्शल आर्ट को सीखे या अनऑर्थोडॉक्स वे से मार्शल आर्ट को सीखे, उस मार्शल आर्ट से गेन करने वाले ताकत का इस्तेमाल जो कोई भी अच्छाई के लिए करेगा, चाहे वो इन दोनों में से किसी भी टेक्निक को क्यों न सीखा हो, उसको ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट ही कहा जाएगा। उसी तरह जो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करेगा, उनको अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट कहा जाएगा। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने प्लम बसम वॉरियर को झटका लगता है। वो अपने मन में सोच रहा है कि मतलब यहाँ अपने यंग जो कह रहा है वो गलत नहीं है, वो मतलब क्या है, इस पूरे वक्त में एकदम बाइस तरीके से सोच रहा था। उसका सोच मतलब क्या इतना ही छोटा था। इन्हीं बातों को सोचते हुए बाहर मरमराते हुए वो मतलब इतनी ग्लूमी सा बन जाता है, जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने यंग भी लाइक अभी यार मैं तो कह रहा था बंदा सॉलिड होना चाहिए, मतलब हर एक बंदा यूनिक होता है और उनका अलग और कम्प्लीटली डिफरेंट प्रेफरेंस होता है, जो कि एकदम सही है। लेकिन इस बात को छोड़ के उस तरफ अपने प्लम बसम वॉरियर को एक मतलब इलाइट में ले जाता है, वो लेवल अप कर जाता है भाई। जिस चीज को देख के और एनर्जी को फील करके यहाँ मौजूद सारे के सारे बंदे उसको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं कि किस तरह वो यहाँ इलाइटमेंट गेन करने के बाद आप अगर एक और इलाइटमेंट को गेन कर लेना तो मतलब वो काफी जल्दी सुप्रीम पीक तक पहुंच जाएगा, जो कि माउंट वास सेक्ट के लिए एक ब्लेसिंग से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन अब इन बातों को सुनकर उस तरह अपना यंग भी लाइक हाँ भाई तू अपने ही मान बा बना ले, मैं ठहरा यहाँ दूसरी दुनिया का बंदा, लेकिन उस तरफ इनलाइटमेंट तू गेन कर रह जा रहा है। जैसे मजाक को छोड़ के उस तरफ अपनी यंग कहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधी सी बात तो यह है अपने यंग स्पारिंग को जीत गया है, जिसका कंफर्मेशन जब अपने प्लम बसम वॉरियर देता है तब अपने यंग अपने फादर को कहता है कि बाप दिखा मैं हम लोग का बीच का बेट जीत गया। जिस बात सुन के अब उस तरफ अपने यंग का फादर भी कहता है कि हाँ हाँ मैं मेरे प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा। तब इस बात सुनकर उस तरफ अपने यंग खुश हो पता उससे पहले इस तरह अपने प्लम बसम वॉरियर कहता है कि यंग
तेरे वजह से मैंने इनलाइटमेंट को जो गेन किया उसको और भी ज्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए मैं तेरे से एक स्पारिंग करना चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर उस तरह अपने यंग कहता है कि क्या मतलब ये जरूरी भी है? आप ठहरे एक मास्टर जो कि आपके अभी इनलाइटमेंट को गेन किया है, मैं ठहरे एक बच्चा। लेकिन अब इन बातों को सुनकर उस तरह अपने यंग का फादर कहता है कि मेरे बेटे तू मेरी बात सुन, ये तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तू भी तो मतलब देख पाएगा प्लम बॉसम मांडवा सेक्ट का मार्शल आर्ट और पहली बार एक्सपीरियंस भी कर पाएगा ऑर्थोडॉक्स वे का मार्शल आर्ट कैसा होता है। जिस बात को इग्नोर करके उस तरफ अपने प्लम बॉसम वॉरियर कहता है कि चल मैं तेरे लिए कंडीशन दे देता हूँ, मैं अगर तेरे से फाइट करके सेटिस्फाई हुआ ना तब मैं तेरे को कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक को सिखाऊंगा जो तू चूज करेगा। क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है तू सिर्फ 3 एलिमेंट कल्टीवेशन टेक्निक को सिखा है जो कि सिंपली एक बेसिक कल्टीवेशन वे है। तो अब इस वजह सुनकर उस तरफ अपने यंग कहता है कि हाँ वो बात तो सही है, मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मैं इस स्पारिंग में जीत जाऊं तब मुझे किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। जिस बात सुनकर अब उस तरफ अपने प्लम बॉसम वॉरियर भी मन में सोच रहा है कि ये बच्चा जो कि 10 साल भी ठीक से नहीं हुआ इसको उम्र, ये मुझे एक पीक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर को हराने के बारे में सोच रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो बाहर कहता है कि अगर अपने यंग सिंपली इस प्लम बॉसम वॉरियर को हरा देगा ना तब वो अपने यंग का एक काम, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, वो करेगा। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपने यंग फुल्ली मोटिवेटेड हो जाता है। सिंपल सी बात है यार, उसे एक नावल की हाईएस्ट रैंक का आज कल्टीवेशन टेक्निक मिलने वाला है, बल्कि एक मांडवा सेक्ट का एल्डर उसका एक फेवर वो करेगा जिसको जब चाहे वो तब रिडीम कर सकता है। तो अगर इसी सोच के साथ उस तरफ स्पारिंग स्टार्ट हो जाता है तो इन दो बंदों को आमने सामने देख के वहां पे ऑडियंस लोग बात करने लगते हैं कि किस तरह उन लोगों ने सोचा नहीं था कि प्लम बॉसम एल्डर का वो लोग फाइट देखेंगे, लेकिन क्यों वो लोग फाइट करने के बजाय एक दूसरे का देखे ही जा रहे हैं। ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये दोनों ही अपने ओपोनेंट से डर रहा है। जिस चीज करें अब इस तरफ यंग सोच रहे कि वो इस प्लम बॉसम वॉरियर को अटैक करे तो करे कैसे। पहले तो वो रेकलेसली चार्ज नहीं कर सकता है, दूसरी बात उसके पास कोई वेपन नहीं है, तीसरी बात अपने प्लम बॉसम वॉरियर अपनी ही इंटरनल एनर्जी की मदद से चारों बार एक बेरियर बना कर रखा है। तो अगर उस बेरियर को ये अपने यंग छू के वापस आ जाए तब एकदम हाफ हैजर्ड फेंट वाला अटैक होगा जो कि ऑब्वियसली वंस अगेन हारने का ही उसका वजह बनेगा। तो यहाँ अपना यंग सबसे कॉमन वे जो कि एक वीक बंदा एक ताकतवर बंदे से लड़ाई करके जीत पाए उस टैक्टिक को अपनाता है, जो कि है पहले तो हिट तुमको खाना पड़ेगा, बस एक लिथल हिट अपने ओपोनेंट को देने के लिए। लेकिन अब इस तरह से अपने प्लम बॉसम वॉरियर जो कि अपने यंग के इस कॉशियसनेस को देख के समझ जाता है कि अपने यंग इस प्लम बॉसम वॉरियर के डोमिनेशन फील्ड यानी कि इस रेड बैरियर को देख सकता है, जो कि सच में इंप्रेसिव था। उसने सोचा नहीं था कि इसके डिसाइपल के भी अलावा कोई एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो कि इतना ज्यादा टैलेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ अपने प्लम बॉसम वॉरियर एक सरप्राइज देता है अपने यंग को ये करके कि वो अपना ये डोमिनेशन फील्ड बढ़ा देता है। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने यंग एकदम डर जाता है, जिसका ही फायदा उठता है अपने प्लम बॉसम वॉरियर अपने यंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये बोलते कि बच्चे ऐसे के डर के कुछ नहीं करेगा ना तब तुझे फाइट मोड लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उस तरफ तो अपने यंग बॉक्सिंग टेक्निक के फुटवर्क इस्तेमाल करके इसके हर एक बारों को डॉच कर रहा है। जिस फुटवर्क को देख के उस तरफ अपने प्लम बॉसम वॉरियर उसके बारों में से कुछ बारों का फेंट इस्तेमाल कर रहा है और जितना वक्त बीतते जा रहा है उतना ज्यादा अपने प्लम बॉसम वॉरियर ब्लड लस्ट को भी बढ़ाता जा रहा है, जिस वजह से इवेंचुअली अगर अपने यंग यही करता रहे ना तब उसका एक जोरदार हिट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए एकदम एक सही मौके का इस्तेमाल करके अपने यंग इसके ऊपर एक हिट लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त अपने प्लम बॉसम वॉरियर उसके शॉट की मदद से अपने यंग को एकदम एक ब्यूटीफुल सा फटका देते कहता है कि बच्चे तेरे को अभी भी बेहद कुछ सीखना बाकी है। जो बात बोलते हुए और बार को करते हुए यहाँ अपने प्लम बॉसम वॉरियर मन में बात सोच रहा है कि यह बच्चा न बल्कि उसके डोमिनेंट फील्ड को देख पाया बल्कि उसका जो टेक्निक जिसमें छोटे मोटे डिटेल का ध्यान रखते हुए फेंट और असली बारों के ऊपर ब्लड लस्ट बढ़ाते हुए बारों को करने का तरीका और टेक्निक का एसेंस को समझ गया, बल्कि उसका फायदा उठाते अपना मतलब यंग एक बार भी करने आता है। मतलब ये बच्चा अगर बड़ा हो गया ना तो मतलब एक मॉन्स्टर बनेगा, मॉन्स्टर।
इसलिए अपने प्लम्बसम वॉरियर अपने यंग का फाउंडेशन इस हार की मदद से बिल्ड करना चाहता है। लेकिन अब उस तरफ इसी सोच के साथ अपना यंग का वही प्लान अनफोल्ड होता है जिसमें उसने डैमेज खाया, लेकिन उसके बाद बिगर डैमेज देने के लिए वो अपने ओपोनेंट के एकदम ही जोन में आ गया। जिस चीज कर रहे पहले अपने प्लम्बसम वॉरियर इम्प्रेस होके अपनी यंग को मतलब हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने यंग उसके सबमिशन टेक्निक्स में से एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से अब उस तरफ अपने प्लम्बसम वॉरियर एक दिन मतलब एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ गया था। लेकिन क्या है कि अपना प्लम्बसम वॉरियर एक वॉरियर है, एक इंटरनल आर्ट का मास्टर है, तो वो अपने इंटरनल आर्ट का इस्तेमाल करके सीधा मतलब एकदम बच्चे की तरह, जो कि मतलब अपनी बच्चा है, उसको गले से पकड़ के वहीं पे उठा देता है। जिस चीज को देख के उस तरफ यांग क्या करेगा, वो मतलब हंसने की कोशिश करता है कि माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन यहाँ अपने मन में सोच रहा है कि अभी इंटरनल एनर्जी है क्या चीज जो उस तरह के सबमिशन से सिर्फ ब्रूट फोर्स की मदद से इस प्लम्बसम वॉरियर ने छुड़वा के मेरा ऐसा हालत बना दिया जिसका जवाब तो यारो हम लोग को अभी यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ अपने प्लम्बसम वॉरियर एक ही बार की मदद से मतलब पूरा पूरा मैच को ही खत्म कर देता है। जिस दिन का हम लोग को नेक्स्ट प्लान दिखाया जाता है कि अपने यंग बेहोशी से होश में आ रहा है, और जैसे कि यार देख रहे हो उसका मतलब थोड़ा बहुत चोट लगी है, लेकिन वो मैच को जो हार गया उसका बारे में सोच के वो थोड़ा बहुत सैड तो होता है। लेकिन अगली पल वह अपने मन में सोच रहा है कि जिंदगी में हार जीत तो चलता रहेगा। ये चीज मतलब बुरा हुआ कि वो एक फेवर वो नहीं कर पाया अब मतलब प्लम्बसम वॉरियर से। लेकिन खैर हर बार सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता है। लेकिन अब इसी सोच के साथ वहाँ पे अपने प्लम्बसम वॉरियर रह जाता है, जिसको देख कर अपने यंग कहता है कि अब तू यहाँ क्यों आया है। जिस चीज सुनकर उस तरफ अपना मतलब प्लम्बसम वॉरियर कहता है कि मैं आया हूँ यहाँ क्योंकि मैं तेरे बारे में फिक्र कर रहा था, लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है मेरे को तेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। तो उस बात को छोड़, बता जिंदगी का पहला हार तुझे क्या महसूस करवा रहा है, कभी बुरा और बिटर है ना। जिस बात को सुनकर उस तरफ जब मैं अपने यंग कहता है कि ये उसका पहला हार नहीं है, लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने प्लम्बसम वॉरियर एक मतलब नॉनसेलेंस सा रिएक्शन देता है। लेकिन यहाँ अपने मन में सोच रहा है ये कितना अनएक्सपेक्टेड है, और अपने यंग का कंपेरिजन एक और बंदे से करता है जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जैसे एरिया में उस तरह के बच्चा एक और उसे मिलेगा। तो अब न्यू कैरेक्टर कौन है जो कि अपनी यंग की उम्र का है और अपने यंग जितना ही टैलेंटेड है, यह हम लोग को स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अब आते कॉन्वर्सेशन की तरफ जाके अपना प्लम्बसम वॉरियर अपने यंग से पूछता है कि वो मार्शल आर्ट सीख के क्या मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहता है या फाइट को एंजॉय करना चाहता है, मतलब उसका मार्शल आर्ट सीखने का वजह क्या है। जिसके जब में उस तरफ अपने यंग कहता है कि वो सिर्फ फाइट को एंजॉय करना चाहता है। ये बोलते यहाँ अपने यंग मन में सोच रहा है कि वो अपने मॉडर्न वर्ल्ड का एडवांस मार्शल आर्ट को इस एरा के कल्टीवेशन टेक्निक के मार्शल आर्ट में बदल के अपने एक मार्शल आर्ट बना के फाइट को एंजॉय करना चाहता है। जिस चीज को एकदम जैसे कि भाप के उससे अपना प्लम्बसम वॉरियर कहता है कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं तेरे को एक एडवाइस देता हूँ, और वो एडवाइस ये है कि अभी जो मार्शल आर्ट एग्जिस्ट करता है ना उनको तो सीखना अवॉइड मत कर। उन एग्जिस्टेंट डाइवर्स मार्शल आर्ट का अपना ही एक एडवांटेज है जो कि काम आएगा तेरा ये इंटेंटेड पाथ में। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग इनलाइटमेंट स्टेट में चला जाता है, क्योंकि वो स्टबर्नली अपने मॉडर्न मार्शल आर्ट को इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन और ची को जोड़ के जो मतलब अपना ही मार्शल आर्ट बनाना चाहता है ना, इसको लेकर मतलब इतना ज्यादा फोकस्ड है कि उसने ध्यान ही नहीं दिया इस वर्ल्ड में जो सिस्टमेटिक मार्शल आर्ट एग्जिस्ट करता है उनके ऊपर। तो अब इस इनलाइटमेंट स्टेट को देख के उस तरफ अपने प्लम्बसम वॉरियर भी वहां से जाते वक्त मन में सोच रहा है कि बच्चा कितना फैसिनेटिंग है। वो फिर से अपने आप ही एक इनलाइटमेंट स्टेज में पहुंच गया है। मैं तो सच में क्यूरियस हूँ ये बच्चा आगे जाके कितना ताकतवर बनने वाला है और क्या कुछ करेगा। जो बात सोचते जब अपने प्लम्बसम वॉरियर वहां से चलने की कोशिश करता है, तभी पीछे से अपने यंग अपने मतलब प्लम्बसम वॉरियर को शुक्रिया करता है। जिस शुक्रिया को एक्सेप्ट करके उस तरफ अपने प्लम्बसम वॉरियर कहता है कि नेक्स्ट टाइम मंडवा सेक्ट में जरूर से एक बार विजिट करना। तो इस बात के साथ साथ ही हम लोग को पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की अब अपने यंग एक टीनेजर बन चुका है जो कि अभी अभी पूरे 1 साल के सेकुलेशन से बाहर आके अभी एक सुप्रीम पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बन चुका है। तो इस सेकुलेशन के दौरान ऑब्वियसली अपने यंग अपने दुनिया का मॉडर्न मार्शल आर्ट को इस दुनिया के ची कल्टीवेशन को जोड़ के एक अपना ही बेहद ही एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक बना चुका है। तो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ ही हम लोग हमारे यंग के फादर को दिखाई जाता है जो कि चाय को तो ऐसे पी रहा है कि वो दारू का चुस्की ले रहा है।
लेकिन अब उस एक्ट को छोड़ के इस तरफ सीधा सीधा अपने यंग का फादर अपने यंग को घर से ही निकल देता है, जो कि अपने यंग के लिए एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। वो सर्कुलेशन से बाहर आने के बाद ही उसका फादर उसको घर से निकल देता है, जिस चीज अपने यंग कहता है कि ये मतलब एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था, आउट ऑफ नोवेयर था। लेकिन अब उन बातों को इग्नोर करके इस तरह अपने यंग का फादर कहता है कि मेरे बेटे तू मेरी बात सुन, तेरा भी इतना उम्र हो चुका है और तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि तू अकेले वर्ल्ड में जाने के बाद मेरे को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात सुन, ये ट्रेनिंग वगैरह छोड़ के बाहर दुनिया में कुछ कर और कम से कम आते वक्त ना एक अच्छा सा वॉइफ को पकड़ के ले आना। पूरा दिन ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, जब वर्ल्ड जर्नी में निकल। लेकिन अब इस वजह से उस तरफ अपने यंग कहता है कि फादर मैं ट्रेन करता हूँ बस अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए, मतलब अगर मैं ट्रैवल करते वक्त कोई मार्शल मास्टर का झुंड मेरे ऊपर अटैक कर दे तो ना पापा ना, मैं बाहर नहीं जा रहा। जिस बात सुन के अब उस तरफ यंग का फादर अपने यंग को एक टप्पली मारते हुए कहता है कि अभी तो एक सुप्रीम पीक का मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है जिसको सिर्फ देख के ही लोग रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। और तू मेरे को ये बता, मार्शल मास्टर के झुंड एक साथ ट्रैवल क्यों करेंगे और तेरे ऊपर ही बल्कि अटैक करेंगे? तू मतलब मेरा सन होके इतना सा ताकतवर होके बाहर जाने से डर रहा है? अब वो मेरे बेटे, ये मेरा कोई बात या रिक्वेस्ट नहीं है, ये मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ। अब सबसे बेस्ट ट्रेनिंग तेरे को आउटर वर्ल्ड ही देगा, इसलिए शुरुआत में तू नामगन क्लैन में जा, अपने सिस्टर्स को हाई हेलो करना और वहाँ पे नामगन क्लैन के जो वॉरियर्स है उनके साथ स्पारिंग करना। तेरे को स्पारिंग करना पसंद है ना? तो चल निकल, तेरे इस बूढ़े होते बाप को ना वेल रिस्पेक्टेड रेस्ट, शांति और ट्रैंक्विलिटी चाहिए जो तेरे आसपास रहते हुए मेरे को कभी नहीं मिलेगा। तो अब इस बात सुन के उस तरफ अपने यंग मन में सोच रहा है कि जो नामगन क्लैन है जो कि मेरा सिस्टर इन लॉ भी लगेगा, वहां पे मतलब मुझे टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से कुछ मास्टर मिल जाएंगे वैसे ही बस। तो मतलब यहाँ अपना यंग वैसे भी अपनी सिस्टर को आइसोलेटेड ट्रेनिंग की वजह से कई दिनों तक देखा नहीं है और शादी के बाद तो देखना एकदम पॉसिबल ही नहीं हुआ है। तो वो मतलब कन्विंस हो जाता है कि वो अब मतलब वर्ल्ड टूर में जाएगा, जिस चीज को भाप के अपने यंग का फादर अपने यंग को कहता है कि तेरे को कल ही निकलना है, ये निकल। जिसे सुनकर अवसर अपनी यंग मजाक तरीके से मतलब कहता है कि फादर मैं रास्ते से उठा हुआ कोई बच्चा तो नहीं हूं ना, मतलब ये कैसी हरकतें है? जिस सवाल का जवाब तो हम लोग को नहीं मिलता। लेकिन नेक्स्ट पैनल अगले दिन हम लोग को सुबह सुबह अपनी यंग को जाते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने मदर फादर परिवार के सभी लोग को कहते हुए जाता है कि हम लोग अब से कुछ ज्यादा ही दिनों तक मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं टाइम टू टाइम क्या कर रहा हूँ अपडेट देता रहूंगा, तो आप लोग फिक्र मत कीजिए और मैं चलता हूँ। जिस बात सुनकर उस तरफ फैमिली के लोग मतलब बात करने लगते हैं कि टेक केयर, अच्छे से खाना वगैरह खाना, अपना ध्यान वगैरह रखना। जिस बात के साथ साथ ही अब अपनी यंग की जिंदगी में एक नया चैप्टर जुड़ चुका है, जहाँ वो घर से जाते वक्त मन में सोच रहा है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में ये ट्रैवलिंग की बात नहीं सोचा था और रिटायरमेंट के बाद तो वो सिर्फ अपने मौत का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन अभी वो जो अपने घर से निकल रहा है ना, वो मतलब एक्साइटेड फील कर रहा है। इस नई मुड़ीम वर्ल्ड में जो अनगिनत नंबरों में पावरफुल बंदे उसको मिलेंगे ना, उनसे लड़के अपना यंग उसका न्यू डेवलप किया मार्शल को टेस्ट करेगा, उसको मतलब बेहद ही मजा आने वाला है। तो मुड़ीम वर्ल्ड के बंदे लोग मेरा बस इंतजार करो, क्योंकि मैं तुम लोग के लिए आ रहा हूँ और मैं जल्द ही इस मुड़ीम बेल्ट का सबसे ताकतवर बंदा भी बन जाऊंगा। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग हमारे यंग के ये हैंड ग्लव्स, उससे निकलने वाले ये तलवार जो कि उसने ही सोच समझ के बनाने के लिए अपने ब्लैक स्मिथ को कहा था, जिसने मतलब एकदम फिनोमिनन कम किया है जैसे कि दिख भी रहा है। लेकिन अभी ये वाला जो दुनिया है ना, यहाँ पे वो मॉडर्न वाली कार वगैरह नहीं मिलेगा, रास्ता वगैरह वैसा नहीं है, उतना मतलब बसल चसल नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को यहाँ पे अपना यंग मिसिंग कराए ये जाहिर करते हुए अपना इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके वहां से बड़ी तेजी से अपना मतलब नामगन क्लैन जिस शहर में उस शहर में जाने के लिए निकल जाता है। जिस सीन के बाद ही हम लोग को सिटी गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर ये बंदे लोग इंतजार करते हुए कहने लगते हैं कि किस तरह वो अगर चिगोंग सीखता ना तब उसे इस तरह लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उड़ के ही सिटी के अंदर जा सकता था। लेकिन अभी इस वजह से उस तरफ एक बंदा कहता है कि अबे बकवास करना बंद कर, वो जो सारी स्टोरी है ना चिगोंग सिख के बंदे लोग आसमान में उड़ते हैं, उसके बारे में एक बार विश्वास करने से अच्छा ये विश्वास कर लूंगा कि हमारा दुनिया गोल है। त्यारो यहाँ रेफरेंस दिए गए है किस तरह इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी न होने की वजह से और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बंदे लोग है उनके जिज्ञासु कल्टिवेशन में घुस जाने की वजह से
इन चीजों के बारे में कोई बंदा मतलब रिसर्च ही नहीं करता है। लेकिन खैर अब इस बात को छोड़ के उस तरफ जब अपने यंग आसमान से उस सिटी गेट के बाहर पहुंचता है तो वो मतलब आसपास पूछने लगता है कि अभी वो किस जगह पे है। जिसके जब उस तरफ अपना वही मर्चेंट कहता है कि सर अभी आप हुनान प्रोविंस के थर्ड बिगेस्ट सिटी में से एक बिग सिटी के गेट के सामने है। जिस वजह से सुन के उस तरफ अपने यंग पूछता है कि उससे अगर यहाँ से आनबुल प्रोविंस में जाना होगा तब वो किस तरफ जाए। जिसके जब में अपने मर्चेंट कहता है कि उससे पहले लोयान की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन सर आप अगर जल्दी में नहीं है ना तब यहाँ आप एक दिन के लिए रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के इन का फूड काफी फेमस है जो आपको काफी पसंद आएगा। तो अब इस वजह सुन के उस तरफ अपने यंग एक दिन के लिए यहाँ वेट करने का डिसाइड करता है और मतलब वो कुछ टेस्टी फूड को भी टेस्ट करना चाहता था। वैसे भी यहाँ अपना यंग वर्ल्ड टूर टाइप ट्रिप पे निकला है जहाँ वो आगे बढ़ते बढ़ते बेहद कुछ एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अब इस वक्त को छोड़ के उस तरफ सिटी गेट के बाहर ही ये जो गुंडे टाइप बंदे लोग देख के आपस में बात करने लगते हैं कि किस तरह अपने यंग के ड्रेस वगैरह को देख के ऐसा लग रहा है कि वो काफी वेल्दी माल है जो इन्फॉर्मेशन इन लोग के बॉस को काफी पसंद आएगा। तो अब इस बात के साथ साथ ही हम लोग को इनके अंदर का सीन दिखाई जाता है जहाँ के बंदे लोग खाते हुए बात करने लगते हैं कि किस तरह फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल नामगन क्लैन में विजिट करने के लिए जा रहा है। और एक्चुअली रूमर तो ये है कि वो बंदा सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं जा रहा है बल्कि एक बेहद ही कीमती गिफ्ट को भी लेके जा रहा है। इसका वजह वो जो फैंटम आर्मर टायरेंट किंग है ना वो नामगन क्लैन के लीडर स्वॉर्ड मास्टर से एक फेवर वो करता था, उसका ही रिपेमेंट के लिए ये गिफ्ट है जिसको रिसीव करने के लिए उस तरफ नामगन क्लैन भी ग्रैंड बैंक्वेट का आयोजन कर रहा है। जिन्हीं बातों को उस तरफ ने यांग भी चुपचाप खाते हुए सुन रहा था और मन में सोच रहा था कि अगर सब कुछ सही सही से जाए ना तब वो इस फैंटम आयरन टायरेंट किंग के डिसाइपल के साथ थोड़ा बहुत लड़ के उसके मार्शल आर्ट को भी जान जाएगा कि फैंटम आर्मर टायरेंट किंग किस तरह के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब इसी सोच के साथ वहाँ पे वो दो चुन्नू मुन्नू सोच रहे थे कि अपने यंग कभी वेल्दी बंदा है वो अपने बॉस को लेके इस इन में आ जाता है और उसका वो बॉस इस इन को अपने कब्जे में ले लेता है। तो इस बॉस को देख के बाकी सारे बंदे पहचान जाते हैं कि किस तरह इस बंदे को अनडिपिटेड सॉलिटरी सील कहा जाता है और ये बंदा एक पीक मार्शल आर्ट्स मास्टर भी है जो कि इन सारे बंदे लोगों को कहता है कि तुम लोगों को जरा से फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा बिजनेस फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के डिसाइपल के साथ है। जिस बात सुनकर उस तरफ अपने यंग भी स्माइल करते मन में सोच रहा है कि मेरे को पता नहीं ये फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल कैसा बंदा है लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है वो बंदा ट्रैवल में है। ये चीज पूरी तरह से अपने यंग मतलब सोच पाता उससे पहले अपना वो बॉस अपने यंग के साथ कहता है कि भाई फैंटम आर्मर का डिसाइपल मेरे साथ जरा कुपचे में तो आ। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपना यंग एकदम ही चौंक जाता है। वो इन सारे बंदे लोगों को कहता है कि यार लेकिन मैं इस फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल नहीं हूँ। जिस वजह से उस तरफ अपना बॉस कहता है कि तू क्या मेरे को बेवकूफ समझ रहा है, तेरे उस आर्मर को देख के ही मैं पहचान गया था कि तू फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल है। तो यार वो मिसअंडरस्टैंडिंग समझ में आया। यहाँ इस तरफ अपने यंग का अपना ही दिमाग का मॉडर्न सोच रखने वाला कास्टमेट आर्मर बनाया। बंदे लोग मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर दिए। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने बॉस कहता है कि बच्चे तू डर मत, मेरे को बस वो प्रेजेंट दे दे जिस प्रेजेंट को तू नामगन क्लैन में लेके जाने वाला था, तब मैं तेरे जिंदगी को मैं बख्श दूंगा। तो अब ये बोलने के बाद अपने बॉस मन में सोचता है कि अगर मैं उस हेवन एसेंशन एलिक्सर को खा लूं ना तब मैं सुप्रीम पीक लेवल तक पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद ही ये पूरा का पूरा रीजन मेरे अंडर में आ जाएगा। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने यंग भी मन में सोच रहा है कि इन बंदों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारे बंदे वैसे बंदे नहीं है जिनके दिमाग में बातें घुसेंगे। तो इसलिए अपने यंग के पास भी कोई चॉइस नहीं रहता, तो वो इन बंदों को लेके उस इन से इस जंगल टाइप एरिया में आ जाता है जहाँ के आप ये दोनों आमने सामने आने के बाद ही और अपने यंग के बिना डर के डिविनियर को देख के ये बॉस टाइप बंदा कहता है कि फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल मेरे को वो एलिक्सर दे दे, अभी भी लेट नहीं हुआ है तेरे लिए। जिस बात के जवाब में उस अपना यंग हमला करते कहता है कि अभी बेवकूफ का बच्चे, मैंने कहा ना मैं उस टायरेंट किंग का डिसाइपल नहीं हूँ। जिस बात सुन के उस तरफ भी अपने बॉस टाइप बंदा अपने यंग के ऊपर हमला करते कहता है कि अगर तेरा मरने का ही विश है तो मैं तेरा विश को फुलफिल करके उस एलिक्सर को ले लूंगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने बॉस जिस मुक्के को मारता है उस मुक्के को डॉज करके किक बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके घूम के कोनी से अपने इस बॉस के टकले में
एक जोरदार फटका देता है, जिस फटके को खा के वो बंदा पैर को तोड़ के वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिस चीज को देख के उसके ये चुन्नू मुन्नू बंदे लोग बात करने लगते हैं कि किस तरह एक पीक मार्शल आर्टिस्ट बंदे को इस तरह से बस एक ही बार में मार गिराना ये तो इम्पॉसिबल है। जिस चीज से सुनकर उस समय एनवी कहता है कि हरामजादो रुको, तुम लोग भी बचोगे नहीं। साला मैं कब से समझा रहा हूँ मैं किसी का डिसाइपल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी तो तब इसी बात के साथ जंगल से बचाओ बचाओ की चीख आती है, लेकिन उन लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग को सीधा नेक्स्ट दिन का सीन दिखाई जाता है, जहाँ की वही इन में ये दो बंदे लोग बात करने लगते हैं किस तरह अपने फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसेबल का क्या हालत हुआ होगा। मतलब उस तरह के एक बच्चे को उस गुंडे ने विक्टिमाइज किया, जिस तरह हम लोग को सिटी मैजिस्ट्रेट के पास जाके रिपोर्ट कर देना चाहिए। जिस वजह से उनके अपने ये वाला बंदा कहता है कि अभी पागल है क्या, उन बंदलों के मामले में अगर हम लोग उंगली भी करेंगे ना तब हम लोग पूरा का पूरा खींचा चले जाएंगे। तो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे सभी लोग मतलब डिस्कस कर रहे हैं, जिस डिस्कशन को रोक के अपना ही बंदा बिग न्यूज देता है, यही कि वो अनडिफिटेड सॉलिटरी किंग जिसको कहा जाता ना, उसके और उसके सारे के सारे बंदे को एकदम ही धो के रख दिया गया है। उसके ऊपर से उसका एनर्जी कोड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन सारे के सारे बंदे जिंदा है और ये कांड फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के डिसाइपल ने किया है। जिस न्यूज को पाके अब सारे के सारे बंदे लोग अपने यंग को फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के डिसाइपल समझ के एक नाम दे देता है कि अपना यंग सिबिलरिस्ट ड्रैगन है। जिन्हीं बातों को आप ये चीफ साटी किंग के सबोर्डिनेट सुन के एक मलिशियस स्माइल देते कहता है कि इसका मतलब तो यही है ना, उस फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के डिसेबल के पास अभी भी वो हेवन एसेंशन एलिक्सर मौजूद है। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग हमारे यंग को दिखाई देते हैं, जो कि वही जंगल से जाते हुए कहने लगता है कि यार वो चुन्नू मुन्नू इतना मतलब एक्टिंग क्यों कर रहे थे, वो लोग इतने वीक होने के बावजूद भी मूडी वर्ल्ड में घुसे ही क्यों। खैर चलो, मेरे को होप डाउन नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे इनक्रेडिबल फाइटर तो से मिल ही जाएंगे इस वास्ट मूडिम वर्ल्ड में, जो कि मैं भी एक स्टोरी मतलब याद करता है जिसमें एक ओल्ड मास्टर और एक बेहद ही टैलेंटेड प्रोडिजी डिसेबल मूडिम वर्ल्ड में ट्रैवल करते वक्त अपने यंग से अगर मिल जाए ना, तभी मतलब अपने यंग खुश रहेगा जब तक उससे उन चुन्नू मुन्नू जैसे बंदे से निपटने की जरूरत न पड़े। लेकिन अब इसी सोच के साथ अपने यंग वहीं पे रुक के बंदे लोगों को कहता है कि छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आओ। जिस बात के साथ साथ ही पेड़ों के पीछे से यह बंदे लोग बात करते हुए हंसते मतलब बाहर निकलता है कि किस तरह उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने यंग इतना यंग बंदा निकलेगा। जिस बात को इग्नोर करके उस तरफ जब अपने यंग पूछता है कि भाई तुम लोग हो कौन बे, जिसका ही जवाब देते है अपना ही बंदा कहता है बच्चे तेरे पास एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने कुछ चाहिए तो जरा देने की कष्ट करेगा फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल। तब इस बात को सुनकर उस तरफ ने यंग भी लाइक अम्मा यार अब यहाँ इन बंदलों को बताना पड़ेगा कि मैं उस टायरेंट किंग का डिसाइपल नहीं हूँ। जो बात बोलते हैं यार मतलब अपने यंग का चेहरे को देख रहे हो, वो मतलब यहाँ अभी कह रहा था कि बस उसे आगे जाके इससे मतलब चुन्नू मुन्नू से ना मिलना पड़े, जो एग्जैक्टली चीज हो गया यहाँ पे। तो इसी बात के साथ वहां से ही सीन की शुरुआत होती है, जहाँ पे मतलब अब ये बिग बॉस अपने ऑरा को निकाल के अपने यंग के ऊपर हमला करने आता है। ये बोलते हैं कि बच्चे दुनिया में तेरे से हमेशा कोई ना कोई एक ताकतवर बंदा तेरे को मिल ही जाएगा। जो चीज अनफॉर्चुनेटली तेरे साथ अभी यहाँ हो रहा है, तो लगा तेरा दम तेरा उस रिडिकुलस टेक्निक का इस्तेमाल करके। जिस बात के साथ साथ ही ये बंदा भी अपने यंग का एक मुक्का खा के वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इससे पहले इसके जो चुन्नू मुन्नू थे वो लोग तो कब का निपट चुके थे। लेकिन अब इस सिनेरियो को देख के उस तरफ अपने यंग मन में सोच रहे कि उसके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो इन बंदलों को जान को बख्श दे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन लोग को मारेगा नहीं। बस मतलब वो अगर उनके एनर्जी कोड को डिस्ट्रॉय कर देना तब ये लोग रिवेंज ले भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज सबसे बेस्ट हुआ। ये सोचने बाद वहां से जाते हुए अपने यंग मन में सोच रहा है कि अब जबकि वो मार्शल आर्ट को सीख चुका है, मूडिम वर्ल्ड में घुस चुका है, तब कभी न कभी उसे किसी न किसी बंदे का जान को लेना ही पड़ेगा। उस वक्त पे उसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जो पद बोलने के साथ साथ ही वहां से सेंस आउट के हम लोग के विलेज को जलते हुए दिखाई जाता है, जिसके बाद वही विलेज का ये बंदा अपने इस बंदे से मतलब माफी की भीख मांगने लगता है कि उसका वाइफ है, उसका बच्चा है, उसके बिना वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसकी जान को बख्श दे। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने बंदा इस बंदे को मारते कहता है कि अगर तू अपने जान बचाना ही चाहता था तब मेरे सामने तेरे को आना ही नहीं चाहिए था। वैसे तुम लोग का ही फॉल्ट है जो तुम लोगों ने मुझे अपसेट किया ना, उस वजह से मुझे पूरा का पूरा विलेज के सारे बंदे को मारना पड़ा।
तभी से संघ के बंदे को फिस्ट डीमन कहा जाता है, जो कि वन ऑफ द ट्विन डीमन फिस्ट डीमन में से एक डीमन है। और यह बंदा मार्शल आर्ट के सुप्रीम पीक लेवल तक पहुंचने वाला ही है, जिसको कि पीछे से अपने ये वाला बंदा कहता है कि फिस्ट डीमन ये बकवास की हरकतें करना बंद कर और जल्दी से चल, हम लोग के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग को उस फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के डिसेबल को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि वो नामगन क्लैन के अंदर चला जाए। तो अब ये बंदा पाम डीमन है, जो कि वंस अगेन सुप्रीम पीक लेवल तक पहुंचने वाला है, अभी तक पहुंचा नहीं है। तो अब पाम डीमन के इस बात को सुनकर उस तरफ अपने फिस्ट डीमन कहता है कि यार फिक्र मत कर, वो टायरेंट किंग का डिसाइपल अभी तक लू यंग में भी पहुंचा नहीं है, उसके ऊपर से मेरे पास इंटेल है अभी वो डिसाइपल कहाँ पे मौजूद है। जो बात बोलने के साथ साथ ही ये दोनों बंदे पूरे के पूरे गांव को ऐसे ही बस मार के अपने आप यंग के पास आ रहा है, जिस बात के साथ साथ ही हम लोग हमारे यंग को देखना चाहते हैं, जिसके पास अब ये दो बंदे मौजूद है जो कि कैजुअली बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये दो बंदे भी अपने यंग के पास से उस पील को लेने के लिए आया था, लेकिन अपने यंग ने इन दोनों को भी अच्छे से धो के अपना दोस्त बना लिया है और एक साथ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है, जिससे कि मतलब और ज्यादा शक ना जाए इसके ऊपर। इन सारे बातों को सोचने के बाद आगे अपने यंग मन में सोच रहा है कि यार अभी ना मैं सच में क्यूरियस होते जा रहा हूँ, ये फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसेबल किस तरह का बंदा है, जिसके बारे में ही अपने यंग आगे कुछ सोचता उससे पहले ही उसके ऊपर जंगल के अंदर से ये बेहद ताकतवर बार आ जाता है, जिस बार को डिफेंड करते हुए अपने यंग ने इन दो बंदों को भी बचा लिया है यहाँ पे। जिसके बाद सामने आते हैं इन दो डेमन को देख के अपने यंग अपने दो बंदों को भाग जाने के लिए कहता है। उसके बाद अपने यंग जोर जोर से इन लोगों को कहता है कि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं वो फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसेबल नहीं हूँ, तो वापस चले जाओ। जिस बात को सुनकर ये दो डीमन कहने लगते हैं कि यार तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरे उस बात के ऊपर हम लोग विश्वास कर ले? हाँ, मतलब क्या है भी एकदम फेयरलेस ले रहा है तू, तेरे को पता नहीं है हम लोग कौन है? अभी हम लोग फिस्ट और पाम ट्विन डीमन हैं। देख बच्चे, हम लोग का प्लान था कि हम लोग कुछ देर रिटायरमेंट ले ले, एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद फिर से मूडी में अपीयरेंस देंगे, लेकिन तेरे पास जो चीज है ना उसकी वजह से हम लोग को सेकुलेशन से बाहर आना पड़ा। जो बात बोलने के बाद ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि किस तरह ये तो ट्विन डीमन मूडिन वर्ल्ड के प्रीवियस जनरेशन का नोटोरियस विलेन हुआ करता था, जो कि बिना किसी बचा के मर्डर करना एंजॉय करता था। इस वजह से ये लोग पब्लिक एनिमे बन गए और सारे के सारे और तरह से इनको हंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बच गए क्योंकि ये लोग किसी एक्सक्लूसिवली एकदम पावरफुल चीगोंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। उसके ऊपर से इन लोग का एबनॉर्मली शार्प इंस्टिंक्ट की वजह से हर बार हर एक हंट से ये लोग बचने में कामयाब रहे थे। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को देख जाता है अपने यंग ने सीधा इस पाम डीमन के चेहरे के ऊपर एक लात जोरदार दे मारता है, जिसके बाद ही साइड में अपने फिस्ट डीमन ये ब्लैक सा ओरा निकलते अपने यंग के ऊपर बार करते कहता है कि अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोग के ऊपर स्नीक अटैक करने की। जिस अटैक को उस तरह अपने यंग आते हुए देख के मन में सोच रहा है कि इसका अटैक फास्ट है लेकिन सिंपल अटैक है, जिस वजह से यहाँ अपने यंग के पास एक चांस है कि वो इसके और ज्यादा क्लोज जा पाएगा। लेकिन अब इसी सोच के साथ ही अपने यंग के ऊपर एक जोरदार बार पड़ जाता है, जिस बार से अपने यंग इसलिए ही बचा क्योंकि उसका जो कस्टमेट आर्मर उसने पहना है उस आर्मर की वजह से उसका रिप टूट के हार्ट के अंदर घुस नहीं गया। लेकिन है जैसे दिख रहा है उसका आर्मर यहाँ टूट गया है, जिस चीज को देख के उस तरफ अपने फिस्ट डीमन अपने मतलब यंग को कहता है कि तू बेवकूफ का बच्चा, तेरे को क्या सच में लगा तू मेरे स्वीप स्नेक टेक्निक के बारों को ऐसे रीड कर पाएगा? और तू कितना ओपन है रे। यह बोलने के साथ साथ ही बैलिस्टिक डिस्ट्रक्टिव पाम का इस्तेमाल करके अपने यंग के ऊपर चिगोंग एनर्जी से बार कर देता है, जिस बार को अपने यंग भी उस तरफ डिफेंड कर लेता है। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने पाम डीमन कहता है कि ऐसा लग रहा है तो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। हाँ, जिसके बाद ही पीछे अब अपना फिस्ट डीमन आके अपना पाम डीमन कहता है कि चल यार इस काम को जल्दी से निपटा देते। जिस बात के जवाब में उस तरफ अपना पाम डीमन भी कहता है कि यार बड़े दिनों के बाद हम लोग का ऐसा एक इंटरेस्टिंग ओपोनेंट मिला है, तो क्या थोड़ा सा मजा नहीं करना चाहिए? लेकिन अब इस तरफ इन दोनों के जाल में फंस के अपने यंग मन में सोच रहा है कि ये दोनों पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन इन दोनों का ही फाइटिंग का टेक्निक सेम है। जिसी सोच के बीच
उस तरफ अपना पाम डीमन ने डेविस्टेटिंग फेटल फिस्ट का इस्तेमाल करके अपने यंग के ऊपर लगातार वार कर देता है। जिनी को डॉज करते हुए जब अपने यंग पीछे देखता है तब उस तरफ पाम डीमन अपने यंग का ओपनिंग का ही इंतजार कर रहा था, जिसको देख के वो अब अटैक करने के लिए आ गया है अपने यंग के ऊपर। यह सोचते कि अपने यंग इंटेंसली फिस्ट डीमन के बारों को इस पाम डीमन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। उसके ऊपर से अपने यंग एक स्ट्रेंज तरीके का फुटवर्क इस्तेमाल कर रहा है, जिस फुटवर्क को उसने इससे पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने यंग बच्चे के हाथों से इस तरह बेवकूफ बना नहीं देगा। तो अब ये बोलने के बाद ही उसने अपने पाम डीमन ने बैलिस्टिक डिस्ट्रक्टिव पाम का इस्तेमाल कर देता है, जिस ऑरा के बार को डॉज करते अपना यंग इस फिस्ट डीमन के पीछे आ जाता है। लेकिन यहाँ भी अपने फिस्ट डीमन इंस्टिंक्टली समझ के अपने यंग के ऊपर उसका एक स्नेक टेक्निक से अटैक कर देता है, जो अटैक अपने यंग के सीधा गर्दन में लगने वाला था। लेकिन अब यहाँ अपने यंग इसके बार को डॉज करते हुए काउंटर अटैक करके एक जोरदार लात इस फिस्ट डीमन के पेट के ऊपर दे मारता है, जिसके बाद ही बस उस बार से अपना फिस्ट डीमन खून की उल्टी करके वहीं पे टपक जाता है। उसके बाद हम लोग को देखा जाता है कि किस तरह अपने यंग ने उसके जूते के नीचे कस्टमेट वही तलवार बना के रखा है, जो तलवार इस फिस्ट डीमन का जान ले लिया। लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरफ अपना पाम डीमन कहता है कि तू हराम से देख बच्चे, तूने फिस्ट डीमन के साथ क्या किया। जिसका ही जवाब देते है अपने यंग कहता है कि तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, यह तुम्हारा पनिशमेंट है बिना किसी सोच विचार के लोगों को मारने का। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना पाम डीमन फुल एनर्जी से अपने यंग के ऊपर वार करते हुए कहता है कि बाहर में जाए वेलिक सर, मैं तेरे को मार के तेरे शरीर के हजारों टुकड़े करूंगा हरामजादे। जो बोलने के साथ साथ ही अल्टीमेट डीमन पाम अटैक करता है। जो अटैक यार देख रहे हो कितना डिस्ट्रक्टिव था, जिस चीज को देख के उस तरफ खुश होते अपना पाम डीमन कहता है कि तेरे जैसे हरामजादे के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन ये चीज बुरा हुआ तेरे साथ, वो एलेक्सर भी चला गया। लेकिन अब ये बोलने के साथ साथ ही उस तरफ ऊपर से अपने यंग कहता है कि कौन मारा गया, तू सरेंडर कर दे, कम से कम तेरा जान को मैं बख्श दूंगा। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना पाम डीमन कहता है कि तू चिगोंग का इस्तेमाल करके बच या किसी और ही तरीके के इस्तेमाल करके क्यों ना बच, मैं तेरे को आज मार डालूंगा, ये एक गारंटेड है। जो बोलने के साथ साथ ही बैलिस्टिक डिस्ट्रक्टिव पाम का इस्तेमाल करते हुए जब अपने यंग के ऊपर अपने पाम डीमन अटैक करता है, तभी अपने यंग ताइक्वांडो का राउंड किक मार के इस पाम डीमन को भी निपटा देता है। लेकिन अब उस तरफ यह फिस्ट डीमन मरा नहीं था। वो उठते हुए अपने यंग को कहता है कि तेरे को क्या लग रहा है, तू हमसे कुछ डिफरेंट है। हम लोग बस तेरे से पहले मुड़े पल पे कदम रख के तेरे से ज्यादा लोगों को मार दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू लोगों को मारना शुरू करके मारने से एडिक्टेड होके हम जैसे ही एक बंदा बन जाएगा। जो बोलने के बाद फाइनली मारते वक्त हमारा फिस्ट डीमन कहता है कि नरक में मिलते हैं बच्चे। जिस बात के जवाब में अब उस तरफ अपने यंग कहता है कि मैं लोगों को मार के एडिक्टेड हो जाऊंगा या नहीं, ये अभी पता नहीं है ना। जो बोलने के साथ साथ ही अपने यंग घूम के किसी को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन उस तरफ कोई भी बंदा बाहर नहीं आता। लेकिन अब इस चीज को देख उस तरफ यंग कहता है कि अगर तू बाहर अब नहीं आएगा ना, तब मैं तेरे को भी मेरा एनिमी कंसिडर करूंगा। लेकिन अब इस वक्त उस तरफ अपना ये बंदा बाहर निकलते कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मेरी अपॉलॉजीज वॉरियर, मैं ऐसा लग रहा है अननोइंगली एनिमी की तरह एक्ट किया, लेकिन मैं सच में हेल्प करना चाहता था। लेकिन तेरे को पूरे फाइट को डोमिनेट करते हुए देख के मैं आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब इस वजह सुनकर उस तरफ यंग कहता है तूने सिर्फ देखना डिसाइड किया। हाँ, जिस बात को सुनकर अब उस तरफ अब यह बंदा प्रॉपरली मार्शल जेस्चर दिखाते हुए माफी मांगते कहता है कि मैं ट्रूली सॉरी हूँ और मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, आप बस कहिए, ऐसा है अपॉलॉजी। जिस बात को सुन के और इस जेस्चर को देख के उस तरफ अपने यंग सोचता है कि इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है ये बंदा ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से ही बिलोंग करता है, क्योंकि इसका ये जो क्रिंजी पोलाइटनेस से बात करना है ना, बस उस चीज को देख के अपने यंग को लग गया कि ये बंदा ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से बिलोंग करता है भाई। लेकिन अब इस सोच को छोड़ के बाहर वही क्रिंजी तरीके से सामने वाला बंदा कहने लगता है किस तरह अपने यंग एकदम ही एक अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि इस नोटोरियस ट्विन फिस्ट पाम डीमन को मार गिराने में कामयाब रहा, वो भी अकेले ही, जो काम गवर्नमेंट खुद नहीं कर पाया। इस वजह से वो लोग बस इन दोनों के ऊपर बाउंटी लगा के ही बैठ गए। लेकिन तू तो हीरो निकला रे, जो मतलब उसने इन दोनों को मार के अचीवमेंट को हासिल किया, वो अचीवमेंट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। लेकिन अब इस वजह उस तरफ अपने कहता है कि तू कह रहा है इन दोनों के ऊपर बाउंटी लगा हुआ है, हाँ,
और तूने अभी भी कहा कि तू मेरा एक काम करेगा जो मैं तेरे को पूछूंगा एज ए अपोलॉजी। तो तू क्या लुआन कैंटी के मैजिस्ट्रेट के पास जाके इन दोनों का बाउंटी को कलेक्ट करके मेरे को देगा। लेकिन अब इसी सीन के बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो स्टोरी आगे बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए मेरी बात सुनो और कमेंट करके बताओ इसको मैं कंटिन्यू करूँ, सपोर्ट करो इस वाली स्टोरी को, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाला स्टोरी काफी मजेदार होगा। लेकिन खैर आप लोगों को जैसा सपोर्ट दिएगा वैसे ही मैं करूंगा। तो अब इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना भूल के। तो बाय।